हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य। आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है हमारे भारतीय राजनीति में नए बदलाव। या भारतीय राजनीति जो बुक है उसका सबसे आखिरी का चैप्टर है और ये चैप्टर एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को हम इंट्रोडक्शन के तौर पे समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए 1989 के बाद की जो भारतीय राजनीति है, उस राजनीति में कौन सी दल ने अपनी स्थिति को मजबूत किया, किस दल की स्थिति मजबूत हुई, किस दल की स्थिति कमजोर हुई, और इस दौरान भारतीय राजनीति में जो भी घटनाएं हमें देखने को मिली उन घटनाओं को हम समझते हैं एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1989 के। इस कहानी को शुरुआत हम करेंगे 1989। तो 1989 से पहले हम देखते हैं कि 1984 में जो सरकार होती है वो किसकी होती है? कांग्रेस पार्टी की, जिसमें राजीव गांधी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही थी। और राजीव गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष काम किया। उन दौरान जहां पर अशांति फैली थी वहां पर शांति स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 1989 आते आते हमारे देश की जो राजनीति थी उसका वातावरण बदल गया। क्या बदला कि क्षेत्रीय जो पार्टियां रहीं उन पार्टियों का उभार हो गया, अर्थात अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उभरना शुरू हुआ। उनकी लोकप्रियता, उनका जनाधार बढ़ने लगा क्षेत्रीय स्तर पर। तो उसका असर हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिला। राष्ट्रीय स्तर पर देखने को इस तरह से मिला कि जब 1989 में इलेक्शन हुआ तो राज्य स्तर पर तो पहले से हम कह सकते हैं कि प्रभाव तो दिखाई देता था, लेकिन 1989 के चुनाव में केंद्र स्तर पर भी क्षेत्रीय दलों का हमें प्रभाव देखने को मिला। और 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र स्तर पर कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी जो गठबंधन पर आधारित ना हो। तो गठबंधन का युग भी इसको कह सकते हैं कि 1989 से लेकर 2014 तक जो सरकारें रही वो गठबंधन के दौर से गुजरी या गठबंधन वाली चीजें रही। लेकिन 90 के दशक में क्या क्या भारतीय राजनीति में जो बदलाव आए उन बदलावों को जानते हैं, जो मुद्दे उभर कर आए उन मुद्दों को समझते हैं। तो देखिए भारतीय राजनीति में नए बदलाव, अब ये बदलाव कैसे हो सकते हैं? इन बदलावों में हमें क्या देखना है कि जो पहले की भारत राजनीति थी वहां पर अ, कुछ मुद्दों तक ही सीमित था, लेकिन अब नए मुद्दे आए और उन मुद्दों पर सभी पार्टियों ने सहमति या असहमति व्यक्त की, या समाज में कुछ नई घटनाएं घटी, जैसे कि मंडल आयोग की सिफारिश जब लागू हुआ तो मंडल मुद्दा आया। नई आर्थिक नीति को लेकर तो कई चीजें आई, उसको हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो हुई 90 के दशक की प्रमुख बदलाव या महत्वपूर्ण घटनाएं, हम उनको समझते हैं। कांग्रेस प्रणाली का अंत। जो कांग्रेस प्रणाली कही जा रही थी, अर्थात केंद्र स्तर पर कांग्रेस का जो लंबे समय से क्या रहा, लंबे समय से जो स्थिति मजबूत रही या सफलताएं मिलती रही, 1989 में आते आते कांग्रेस की हार हुई। हालांकि कांग्रेस अब भी लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। तो बहुमत नहीं था इसलिए उन्होंने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। तो फिर सरकार किसकी बनी? 89 में जब कांग्रेस की हार हुई तो सरकार बनती है राष्ट्रीय मोर्चे की। अब अभी हम राष्ट्रीय मोर्चे को ना पढ़कर हम 90 के दशक में पहले ये जानते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ जिसको कांग्रेस प्रणाली कहा जाता था, उस प्रणाली का समाप्ति हुई। गठबंधन का युग 89 के बाद केंद्र स्तर पर 89 से लेकर 2014 तक जितनी भी सरकारें रहीं वो गठबंधन पर आधारित रही। तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिलना, कब से? 1989 से लेकर 2014 तक राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी एक पार्टी को बहुमत ना मिलना, अर्थात क्षेत्रीय दलों ने भी अहम भूमिका निभाई राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में। नेक्स्ट है मंडल मुद्दा। इस मुद्दे ने भी, मंडल मुद्दा क्या था कि वही जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको रिजर्वेशन देने की बात को लागू जैसे किया गया 1990 में। तो वो एक कहानी है, अभी हम पढ़ेंगे। 1990 में जैसे ही मंडल
आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, वैसे ही देश के अलग-अलग हिस्सों में मंडल के समर्थन में और इसकी सिफारिश के समर्थन में और विरोध में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा तेज हो गई। तो इसी मुद्दे को हमने मंडल मुद्दा का नाम दिया। तो मंडल मुद्दा जो मुद्दा रहा उसको चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी हो, सभी उसका एक तरह से समर्थन ही किया, क्योंकि वो विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओबीसी की बात है तो उनके वोट बैंक पर भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता या उनको देखने को मिलता। तो मंडल मुद्दा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण व उनकी राजनीति व सामाजिक भागीदारी की भी सभी क्या करते थे, पैरवी करते थे, या हर एक दल ने इस मुद्दे को भी क्या किया, एक तरह से समर्थन दिया। तो मंडल मुद्दा 1990 के दशक की महत्वपूर्ण बदलाव या महत्वपूर्ण घटनाएं, क्या क्या घटनाएं घटी। पहला, कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ, गठबंधन का युग। मंडल मुद्दा ये भी एक 90 के दशक की बात रही। नई आर्थिक नीति 1991 में जब इस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, राजीव गांधी की जो है एक तरह से हत्या हो गई थी। हमने देखा था श्रीलंका से जुड़े हुए एक संगठन ने हत्या कर दी थी। उसके बाद जब 1991 में जब सरकार बनती है बीपी नरसिम्हा राव की, तो फिर इस नीति को अपनाया गया, नई आर्थिक नीति। अब इसको क्या है ये हम चलेंगे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत, अर्थात सभी राजनीतिक दलों, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, सभी का इस बात से सहमत थे कि बिना नई आर्थिक नीति के देश का विकास नहीं हो सकता, अर्थात देश के विकास के लिए नई आर्थिक नीति होना बहुत आवश्यक है। राम जन्मभूमि आंदोलन, ये भी 90 के दशक की एक महत्वपूर्ण घटना रही, और यहीं से शुरुआत होती है भाजपा के उदय की और उसके विस्तार की या उसके उभार की। क्योंकि जब 84 में इलेक्शन हुआ तो भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें लोकसभा की सफलता मिली, लेकिन जब 89 की इलेक्शन हुआ तो उसमें भाजपा को लगभग 85 सीटें के आसपास मिल गई। तो इससे पता चलता है कि भाजपा ने जो अपनी स्ट्रेटेजी थी वो बदल दी। अब उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति शुरू कर दी। राम जन्मभूमि आंदोलन जो है उनके झोली में एक मुद्दा आ गया, और उस मुद्दे के दम पर इसका क्या हो गया, इस पार्टी का उभार ही होता चला गया। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं रही जो 90 के दशक में हमने देखी। अब हम बात करते हैं 1989 की। तो 1989 में किसकी सरकार बनती है, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार। अब ये राष्ट्रीय मोर्चा क्या है, ये राष्ट्रीय मोर्चा का मतलब है जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था, जिसको क्या नाम दिया गया, राष्ट्रीय मोर्चा। यानी जो यहाँ पे सरकार बनी वो जनता दल, वही जनता दल 1977 में पहली बार केंद्र में सरकार बनाई थी, और प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई। तो 89 में जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का गठन हुआ तो 89 में जब सरकार बनी तो उसके पैरवी किसने किया, प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। अब ये सिफारिश कब हुई, 1980 में मंडल आयोग ने एक सिफारिश करी थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए 27% सरकारी नौकरियों में, क्योंकि उनकी सामाजिक और शैक्षणिक जो है स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर क्या मिला उनको, आरक्षण की बात कही इस आयोग ने, जो कि 80 में लागू नहीं हो पाई, क्योंकि 80 में सरकार नहीं थी। किसकी सरकार नहीं थी, जनता दल की सरकार नहीं थी। और ये जो कमीशन जो मंडल आयोग गठित किया गया था वो जनता दल ने ही गठन किया था। तो उस वक्त ना हो पाया, इसलिए 89 के चुनाव के बाद 90 में क्या कर दिया गया, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया गया। मंडल आयोग इसे इसलिए कहा गया क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे, और इसे दूसरा मंडल आयोग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसे दूसरा मंडल आयोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1960 के दशक में दक्षिण भारत जो हमारा है वहाँ पे जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनको एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था स्टेट लेवल पर किया जा रहा था वहाँ पे, इसलिए इसको किया गया। तो 1991 से लेकर 1996 में दूसरी जो सरकार आती है वो आती है कांग्रेस पार्टी की। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार यानी जनता दल और उसके सहयोगियों
ने मिलकर जो गठबंधन बनाया उसकी सरकार बनी, लेकिन यहाँ पे बहुमत नहीं मिला। यहाँ पर इसको भाजपा प्लस वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिया। भाजपा की बताया 85 सीटें थी और वाम मोर्चा, अब ये वाम मोर्चा क्या है? वाम मोर्चा जो पश्चिम बंगाल की जो वामपंथी विचारधारा की पार्टियां थी और जो साम्यवादी राजनीतिक दल थे, उन्होंने गठबंधन बनाया था, उसी को क्या कहा गया? वाम मोर्चा। तो वाम मोर्चा क्या है? वामपंथी और साम्यवादी राजनीतिक दलों का जो गठबंधन रहा, उसी को क्या कहा गया? वाम मोर्चा कहा गया। अब इन दोनों ने नेशनल फ्रंट को, राष्ट्रीय मोर्चा को क्या किया? बाहर से समर्थन दिया, अर्थात सरकार में हिस्सा नहीं लिया। इनका ये मकसद इसलिए था, ये मकसद इन्होंने इसलिए अपनाया ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जा सके, कांग्रेस को सरकार में ना आए, क्योंकि कांग्रेस की अच्छी खासी सीट थी, लगभग 197। तो देखते हैं, वाम मोर्चा की बात हो गई। अब हम 1991 से 1996 में यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता रही, मतलब किसी भी तरह का जो है गठबंधन नहीं रहा और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन 1996 से लेकर 1998 तक, 1998 संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। यहाँ पे किसकी सरकार बनती है? संयुक्त मोर्चा की सरकार। अब ये संयुक्त मोर्चा क्या है? वही क्षेत्रीय दलों और जनता दल ने मिलकर ये सरकार बनाई। लेकिन 1996 से लेकर 1998 के बीच दो अलग अलग सरकारें बनी। पहला जो स्टार्टिंग में बना वो अटल बिहारी वाजपेयी के किसी तरह से जोड़ तोड़कर उनकी लीडरशिप में 13 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बने, फिर वो गिर जाती है। फिर दो अलग अलग गठबंधन सरकारें होती, यानी राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है कि सरकारें अलग अलग बनी। फाइनली जो 1998 तक चली वो कांग्रेस के समर्थन पे चली सरकार। और फिर 1998 में इलेक्शन दोबारा हुए। जब इलेक्शन दोबारा हुए 1998 में, तो इस बार भाजपा ने क्या किया? पहले से ही गठबंधन बनाया, जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं। तो हम एनडीए के बारे में पढ़ेंगे और इसका परिणाम ये रहा कि बीजेपी इस बार सत्ता में वापस लौट आई। लेकिन यह सत्ता जो वापस लौटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 महीने तक ही सरकार चल पाई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने 1998 में, और सिर्फ 13 महीने के लिए वो प्रधानमंत्री के पद पर रह सके। उसके बाद दक्षिण भारत की एक पार्टी डीएमके, आईडीएमके पार्टी, जो वहाँ की पार्टियां प्रसिद्ध होती हैं, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। 1999 में इलेक्शन हुआ। 1999 में जब इलेक्शन हुआ, इस समय भी एनडीए था। एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी भाजपा और उसके सहयोगी दल, भाजपा और उसके सहयोगी दलों का जो गठबंधन रहा, उसी को क्या कहा गया? एनडीए कहा गया। अब जब 1999 में इलेक्शन हुआ तो एनडीए को, इस बार एनडीए की सरकार बनी और इस बार पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संभाला और ये पूरा हुआ, यानी 1999 से लेकर 2004 के बीच में। यहाँ पे भी गठबंधन आधारित है, एनडीए की सरकार है। 2004 में अगेन चुनाव हुआ। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी गठबंधन बनाया, जिसको यूपीए कहा गया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा गया। और इसमें जो यूपीए था, इसमें जो है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को यूपीए का नाम दिया गया। 2004 से 2009 तक इनकी सरकार रही। फिर 2009 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो फिर इस बार यूपीए की सरकार वापस रिपीट हुई 2014 तक। लेकिन 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया कि गठबंधन का युग समाप्त हो गया। 2014 में भाजपा को अच्छी खासी सीट्स मिली और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सरकार बनी जो पूर्ण बहुमत पर आधारित थी। तो 2014 तक हम देखते हैं कि केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही जिसने इतना लंबा समय तक, जिसने अपने दम पर क्या कहते हैं बहुमत हासिल किया। तो 2014 से 2019 भाजपा को पूर्ण बहुमत, 2019 से 2024। तो ये भारतीय राजनीति के कुछ प्रमुख चरण रहे, जिसमें कई चीजें हमने देखी कि भाई इस समय चुनाव हुए और इनकी ये स्थिति रही। अब हम बात करने वाले हैं
कुछ और चीज़ों पर। जैसे 90 के दशक हो या 90 के दशक के बाद की चीज़ें रही, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही, उनके बीच में कुछ सहमति और असहमति के मुद्दे थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में, तो इसको हम अभी इंट्रोडक्शन के तौर पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि सहमति और असहमति के कौन कौन से मुद्दे रहे जिन पर सभी पार्टियां सहमत थी, सभी पार्टियां सहमति थी, या सभी दलों के बीच सहमति थी, असहमति नहीं, सहमति। तो हमने उसमें देखा था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी राजनीतिक जो है राजनीतिक स्थिति अच्छी हो, राजनीति में उसको बढ़ावा मिले, उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो, उसकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी हो, इन बातों को सबने पैरवी की। फिर हमने देखा इस दौरान जो है क्षेत्रीय दलों का भी महत्व बढ़ता गया। केंद्र स्तर पर जितनी भी सरकारें बनी 89 के बाद, हम देखते हैं जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो 1996 की हमने देखा संयुक्त मोर्चा हो, 89 में देखा राष्ट्रीय मोर्चा हो, इनमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों की बहुत ही अहम भूमिका रही क्योंकि बिना क्षेत्रीय दलों के केंद्र स्तर पर सरकार बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि किसी एक दल को राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो क्षेत्रीय दलों का उभार न सिर्फ हुआ बल्कि उनकी स्थिति काफी मजबूत हुई राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें क्षेत्रीय दलों का उदय हम कह सकते हैं, कांग्रेस की हार एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर रही, और क्षेत्रीय दलों का उभार हो जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाती है, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ मंडल आयोग की सिफारिशों को जब लागू किया जाता है तो सभी चाहते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या मिले, राजनीतिक भागीदारी उनकी बढ़े, उनकी सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जागृत किया जाए। ये सारे मुद्दों पर सब सहमत थे। और नई आर्थिक नीति इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी नीति? नई आर्थिक नीति। अब ये नई आर्थिक नीति क्या है? 1991 में जब नई आर्थिक नीति अपनाई गई तो क्यों अपनाया गया? क्योंकि हमारे देश की स्थिति जो है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, या एक तरह से कहें हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में से गुजर रही थी। तो इसलिए सरकार को लगा कि एलपीजी अपना कर ही हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है, और इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया। और इस कदम पर सभी सहमत थे, चाहे वो विपक्षी दल हों या फिर सरकार से जुड़े लोग हों या सरकार हो। तो कुल मिलाकर हमें इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है कि भारतीय राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए 90 के दशक में, कौन कौन से मुद्दे रहे, उन मुद्दों पे बात करनी है, और क्या क्या चीज़ें रही। तो इसको हमने जाना एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, बाकी चीज़ें हम मिलेंगे।